इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी जो मटेरियल्स होते हैं उनका हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों के व्यवहार के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है और उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स द वेरियस सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये कैटेगरीज आप लोग जानते भी होंगे। पहली कैटेगरी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की होती है। दूसरी कैटेगरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स यानी अनुचुंबकीय पदार्थ की होती है और तीसरी कैटेगरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यानी लौह चुंबकीय पदार्थ की होती है। इन तीनों पदार्थों के हम लोग प्रॉपर्टीज यानी इनके गुण के बारे में डिस्कस करेंगे और भी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं हम अपने इस सेगमेंट को। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों के व्यवहार के आधार पर हम लोग पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला क्या है? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब when a diamagnetic substance is placed in magnetic field, a weak magnetic dipole moment is induced in the direction opposite to the applied field, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड, and hence the resultant magnetic induction inside material decreases। ये बात कहना चाहता है कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाता है, जिसके कारण प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर परिणामी मैग्नेटिक इंडक्शन कम हो जाता है। ऐसे मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा, लेड यानी सीसा, जिंक यानी जस्ता, बिस्मथ तो बिस्मथ ही होता है, एंटीमनी हो गया, और मरकरी यानी पारा। देखिए ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं ना, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जब कभी भी इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण इनके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कम हो जाता है। ये मैं आप लोगों को एक बार समझाया भी था, अभी समझाऊंगा ये डायग्राम से। ठीक है, प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। ये देखिए ये डायग्राम है और इसी डायग्राम से मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूं कि कैसे मैग्नेटिक इंडक्शन कम होता है। देखिए ये एक मटेरियल है और इसको यहाँ पे एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा गया है। तो ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के द्वारा ये जो आपको ये रेखाएं दिख रही हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड H वेक्टर। क्लियर हो? अब इसकी जो लाइनें हैं ये इस प्रकार से जाती। अगर ये मटेरियल ना होता तो सोचिए इसकी ये लाइन सीधे ऐसे निकलती और ये वाली लाइन सीधे ऐसे निकलती, मिडिल वाली ठीक है, ये वाली ऐसे और ये वाली जो है ये भी ऐसे निकलती। ठीक है, ये लाइनें मतलब एकदम यूनिफॉर्म निकलती अगर ये मटेरियल ना होता तब। लेकिन ये मटेरियल क्या है? डायामैग्नेटिक है। तो जैसे ये मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये कहेगा कि मैं अपने अंदर से मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस जो है उनको हम नहीं परमिट करेंगे, क्योंकि इनकी परमिएबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो ये कहेगा कि ये इनको प्रतिकर्षित करेगा, बोलेगा कि तुम बाहर से जाओ। तो यही कारण है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइनें हैं ये से प्रतिकर्षित होकर किधर से जाएंगी? बाहर से जाएंगी। तो इससे होता क्या है कि आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया मान लीजिए 100 यूनिट का। अब इसके कारण जो मैग्नेटाइजेशन पैदा हुआ, आप देख पा रहे हैं ये मैग्नेटाइजेशन ये एक्चुअल में अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर लेता है। मतलब इसका यहाँ पे इस साइड साउथ पोल बन जाएगा और इस साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा, जिसके कारण ये डाटा वाला छोड़ दीजिए एग्जांपल, ये मैं पिछले 2 लेक्चर से आपको समझा रहा हूं, बोरिंग हो जाएगा, ऐसे ही समझिए। जिसके कारण से इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। आप देख ही रहे हैं ये जो पहले लाइनें जो इसके अंदर से मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइनें जो अधिक गुजरने वाली थी ये कम गुजर रही हैं, क्योंकि ये इनको बाहर भेज दिया। इसके कारण इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कम हो जाएगा, यूं कह लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगा। इसके अंदर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, समझ में आया ना? और देयर इज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लो नेगेटिव वैल्यू एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं
इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है वो निगेटिव होती है, कम होती है, नंबर्स में कम होती है लेकिन निगेटिव होती है, और वो टेम्परेचर या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे नहीं निर्भर करती। अब ये बड़ा समझने वाली चीज है। निगेटिव जैसे मान लीजिए -0.5 है, ये निगेटिव डायरेक्शन ये बता रहा है कि जब भी डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा तो वो लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में होगा। ये निगेटिव साइन बता रहा है, और ये मैग्नीट्यूड इसका बता रहा है कि होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इतने यूनिट से समझ में आया। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो ससेप्टेबिलिटी होता है वो निगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्या, द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज मोर आउटसाइड द मटेरियल, हेंस द रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो कि ये फॉर्मूला पिछले टर्म पे मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, μr = 1 + chi_m इज पॉजिटिव बट लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1, यानी इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो 1 से तो कम होती है लेकिन 0 से ज्यादा होती है। इसका मतलब जरा समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये अगर मटेरियल ना होता तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिफॉर्म यहां से, लेकिन ये मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस को बाहर की ओर रिपेल कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, तो इनके अंदर मैग्नेटिक लाइंस की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। यही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आउटसाइड की अपेक्षा, यहाँ देखिए आउटसाइड की अपेक्षा इनके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक, यही कारण है कि इसकी परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है B वेक्टर बाई H वेक्टर। अब H वेक्टर क्या है, आपने जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया वो H वेक्टर, और इसके अंदर जो नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बचेगा वो क्या है, वो B वेक्टर। अब आप देख ही रहे हैं कि आप बाहर से जितना मान लीजिए 100 यूनिट लगा रहे हैं तो पूरा 100 यूनिट इसके अंदर तो जा नहीं रहा है, कम हो जा रहा है। कम हो जाने के कारण यानी B की वैल्यू कम हो जाएगी, H की वैल्यू ज्यादा, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? यानी इसके पर यूनिट एरिया में जितनी लाइनें जा रही हैं वो उसी एरिया, मतलब जितना एरिया आप यहाँ पे बाहर ले रहे हैं, मान लीजिए ये इतना पर यूनिट एरिया है, तो इस पर यूनिट एरिया में 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए उतना ही अगर आप पर यूनिट एरिया इस मटेरियल के अंदर ले तो उसमें कितनी लाइनें मिल रही, 1 लाइन है, और यहाँ पे कितनी, 5 मिल रही हैं। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μr = कितना हो गया, 1/5, तो ये 1 से कम आ गया। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ये लाइन को अपने अंदर से परमिट ही नहीं कर रहा, तो परमिएबिलिटी 1 से क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन 0 से ज्यादा है, कुछ ना कुछ लाइनें जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है when diamagnetic materials are placed in a non-uniform magnetic field, they move from stronger to weaker parts of field। इसको जरा समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म नहीं होगा। मान लीजिए ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और इधर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो जब भी डायामैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो मटेरियल स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड यानी कमजोर वाले पार्ट फील्ड की ओर जाने की कोशिश करेगा। ये इसमें ये बात कहना चाह रहा है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये डायामैग्नेटिक मटेरियल आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी कैटेगरी है दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो उसी का अपोजिट सोचिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स which acquire a weak magnetization in the direction of the applied magnetizing field। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसी की दिशा में हल्के मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, जैसे मैग्नीज, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम, क्रोमियम, ये मटेरियल्स हो गए। तो इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम से, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में दे अट्रैक्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। समझ में आया? क्यों ये अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि ये इसी के डायरेक्शन में अपने आप को मैग्नेटाइज करते हैं। मतलब जैसे इसी के डायरेक्शन में अगर करना हो। अच्छा, एक चीज मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे गलत बता दिया है ऊपर वाले में, ये अपने अंदर इधर नॉर्थ डेवलप करेगा, इधर साउथ, तभी तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन इसको नॉर्थ के बीच में प्रतिकर्षण, साउथ के बीच में प्रतिकर्षण डायमैग्नेटिक में। जबकि यहाँ पे चूंकि अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे अपोजिट, ये साउथ ये नॉर्थ बन जाएगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया था, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ तो ये क्या करता है, देखिए ये लाइंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है।
अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक लाइंस जो बाहर से जाने वाली थी वो इनके अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिया। समझ में आया? ये लाइंस कहाँ से जाने वाला था, ये वाला बाहर से, लेकिन ये अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज स्मॉल बट पॉजिटिव वैल्यू एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसके केस में है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो स्मॉल होती है नंबर में, लेकिन पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव साइन ये दर्शाएगा कि जो ये मटेरियल, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इनमें जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया गया है उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। यही कारण है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो ज्यादा हो जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपेक्षा। ठीक, और एक चीज और, इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2t टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर t, यानी इसको ऐसे पढ़िए कि काई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है c को बोला जाता है क्यूरी कांस्टेंट, और इसी को बोला जाता है क्यूरीज लॉ। तो याद रखिएगा ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये क्यूरीज लॉ पे, क्यूरीज लॉ है। क्यूरी लॉ अगर अलग से पूछेगा तो आपको यही स्टेटमेंट लिख के ये बताना होगा और ये ग्राफ बना दीजिएगा। ठीक है, टेम्परेचर और काई एम में कितना है, इनवर्सली रिलेशनशिप है, तो ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज मोर इनसाइड मटेरियल, hence the relative permeability for paramagnetic materials have a value slightly greater than 1। यानी इसकी जो relative permeability है वो 1 से ज्यादा आती है। इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि अगर काई एम पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में 0 से अधिक है तो यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से अधिक आएगी। जबकि डायामैग्नेटिक के केस में अगर उस फॉर्मूले से आप देखेंगे तो चूंकि इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है काई एम वो निगेटिव होती है, तो ये निगेटिव होने के कारण ये म्यू आर जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका जरा मतलब समझिए, परमिबिलिटी 1 से ज्यादा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए अगर ये मटेरियल ना होता तो ये लाइनें बिल्कुल, ये वाली लाइनें स्ट्रेट निकल जाती है। इसका मतलब अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाए हैं और यहां से यहां तक का आप ये पार्ट लेते हैं, ये इतना क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आप देख पा रहे होंगे कितनी लाइनें केवल इसके अंदर से जा सकती थी, यहां से इतनी लाइनें, क्योंकि ये वाला तो बाहर से ही जाने वाला था और ये वाला भी बाहर से। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर पर यूनिट एरिया में आप निकालेंगे तो कितनी लाइनें मिली, 3 लाइनें मिली। लेकिन चूंकि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो इसकी परमिबिलिटी 1 से ज्यादा है, तो ये ज्यादा लाइनों को अपने अंदर से परमिट करेगा, जाने देगा। तो ये बाहर से लाइनें जा रही थी इनको भी अपने अंदर से खींच लिया, यहां से ये 2 लाइनें। अब क्या होगा, इतने ही जितना पर यूनिट एरिया बाहर लिए हैं उतने ही पर यूनिट एरिया आप मटेरियल के अंदर लेंगे, तो आपको लाइनें कितनी मिल रही है, 1 2 3 4 5 लाइनें मिल रही है। तो यहाँ पे जो बी, यहाँ पे जब आप इसकी परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी निकालेंगे तो क्या होता है, बी वेक्टर बाई एच वेक्टर। तो मान लीजिए इसके अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी मिल रहा है 5 और बाहर जो आपने पर यूनिट एरिया में लगाया वो 3, तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 5/3। तो आप देख पा रहे हैं इसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो कितनी आ रही है, 1 से अधिक आ रही है। ठीक है, यानी बाहर की अपेक्षा ज्यादा जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस है उनकी डेंसिटी इस मटेरियल के अंदर ज्यादा होगी बाहर की अपेक्षा, जो कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ फील्ड। सिंपल पॉइंट, अगर आप किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखिए, मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा है और इस पार्ट में क्या है, कम है, तो ऐसे मटेरियल्स हमेशा जो वीक मैग्नेटिक फील्ड का जो पार्ट होगा, यानी इस डायरेक्शन से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले डायरेक्शन की ओर जाने की प्रवृत्ति रखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर हुआ। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में था। एक चीज स्पेशल याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल से ही जुड़ा हुआ है क्यूरी लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यानी लौह चुंबकीय पदार्थ। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की सारी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, बट बहुत हायर एक्सटेंट में। मतलब जो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में होता है वही प्रॉपर्टी अधिक मात्रा में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होते हैं। समझ में आया ना? तो ये चीज याद रखिएगा, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के सारे गुण फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होते हैं,
और ज्यादा हायर डिग्री में होते हैं। जैसे आगे समझ में आ जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन in the direction of magnetizing field, they are strongly attracted by magnets। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली बात, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इसको याद रखिएगा। दे अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्ट्रांगली, ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट तीसरा, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी यानी सुग्राहिता, जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति सुग्राहिता वो तो बहुत ज्यादा होती है, तो 0 से बहुत ज्यादा होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एंड द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। तो आप लोग देख रहे हैं इसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो 1 से क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स 1 से ज्यादा होता है, बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में 1 से बहुत ज्यादा होता है। Next point, when a ferromagnetic substance is placed in non-uniform magnetic field, they moves from weaker to stronger part of the field। ये वही point है जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए था, जो कि मैंने अभी समझाया। Next है, a ferromagnetic substance retains magnetization even after magnetizing field is removed। This property is called spontaneous magnetization। ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये एक लोहे का टुकड़ा है, आयरन। अब इसको अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। लेकिन आप अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं तो भी इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा। इस प्रॉपर्टी को स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। जबकि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल में जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे तो उस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक खास प्रॉपर्टी देखी गई है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं तो भी इनके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। ठीक है, पूरी तरह से 0 नहीं होता इनका मैग्नेटाइजेशन। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को हटाने के बावजूद मटेरियल के अंदर का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ न कुछ बचा रह जाता है। ठीक है, अगर ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाएगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी बचा रह जाएगा। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एग्जिबिट हिस्टेरेसिस कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद यही आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। हिस्टेरेसिस कर्व या जिसको मैग्नेटाइजेशन कर्व या BH कर्व भी बोला जाता है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये हिस्टेरेसिस कर्व बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अभी रहने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूरी-विस लॉ। देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल से जुड़ा हुआ लॉ कौन था, क्यूरी लॉ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से जुड़ा हुआ कौन सा लॉ होता है, क्यूरी-विस लॉ। ये क्या कहता है, द क्यूरी-विस लॉ डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अबव द क्यूरी पॉइंट। आपको याद है उसमें क्यूरी टेम्परेचर एक आया था T, क्यूरी कांस्टेंट। यहाँ पे आप इसी को देखिए, इसी से समझाता हूं। ये आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, वहां पे C/T था, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में ये T-TC हो जाता है। C अभी भी क्यूरी कांस्टेंट है, TC क्या है, ये क्यूरी टेम्परेचर है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये एक स्पेशल टाइप का टेम्परेचर डिफाइन होता है। ये क्या होता है ये अभी मैं बता रहा हूँ। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि वहां भी था। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक प्रॉपर्टी पाई गई है कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी धीरे धीरे कम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वहां जैसे पैरामैग्नेटिक वाला फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे बगल में, C/ क्या था, T। तो ये तो समझ में आया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उसका टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मटेरियल का बढ़ाया जाएगा तो इनकी भी ससेप्टिबिलिटी कम होती है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। अगर उस क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो फिर वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक ना होकर पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। यही चीज यहाँ पे मेंशन है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स डिक्रीजेस स्टेडीली विथ राइज ऑफ टेम्परेचर अंटिल ए क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब समझिए, तो हम धीरे धीरे मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इस मटेरियल का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं।
तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाता है। यानी इस टेम्परेचर से अधिक अब आप इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे फेरोमैग्नेटिक का, तो अब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल न रह के वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। जिस टेम्परेचर पे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक मटेरियल में स्विच होता है मटेरियल, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है, अबव द क्यूरी टेम्परेचर ferromagnetism disappears and the ferromagnetic material becomes paramagnetic। ठीक, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाता है। यही ये चीज इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, और ये तीनों प्रकार की कैटेगरी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ये वही हिस्टेरेसिस कर्व जो ये होता है, ये कर्व, इसी को हम लोग बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सेगमेंट काफी पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।